एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 3। ठीक है, 2 यूनिट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, यूनिट 1 यूनिट 2। ठीक है, मैं एक बार और आपको चैनल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा चैनल है एजे वर्चुअल सीए क्लासेस। यहाँ पे देखो, मैंने प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे, प्लेलिस्ट में आप सीए फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में अगर गए तो यहाँ पे मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं। एलएलपी अपना कवर्ड है, पार्टनरशिप कवर्ड है, नेगोशिएबल कवर्ड है। नेगोशिएबल पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सपोर्ट, है ना। उसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट की 2 यूनिट कवर हो चुकी है, आज 3rd यूनिट हम कवर करने वाले हैं। डेली एक रिवीजन वीडियो हमारा आ रहा है और फ्यूचर में सेल ऑफ जब अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं ट्राई करने वाला हूँ कि 2 यूनिट्स के वीडियो एक दिन में कवर कराऊँ। ठीक है, तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बोले तो कि जब जैसे प्रॉपर्टी कब पास होगी वो चीज़ देखेंगे, और डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब गुड्स डिलीवर हो गए जनरली तभी प्रॉपर्टी पास ऑन होती है। ठीक है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में अच्छे से समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। अब टाइम ऑफ ट्रांसफ़र क्यों, ट्रांसफ़र कब होगी प्रॉपर्टी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं, गुड्स को कुछ भी इशू होता है, तो उस टाइम पे रिस्क किसकी होगी, इसलिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर जिस टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ ना, उस टाइम पे हम रिस्क वाली चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या बोल रही है, जनरल रूल इज़ दैट रिस्क प्राइमा फेसी ट्रांसफर्स पासेस विद द प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप जब ट्रांसफ़र हुई तब रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, द बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज़ द ओनर एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड। मतलब गुड्स जब लॉस्ट हुए या डैमेज हुए तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, जिसकी ओनरशिप होगी, वही लायबल होगा, मतलब रिस्क उसकी होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पता करें कि गुड्स की ओनरशिप किसकी होगी। मान लो सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर कर दी है, उसके बाद अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद फायर लग गई, तो लॉस किसका हुआ, डिलीवरी हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया, मतलब लॉस किसका हुआ, बायर का हुआ। ठीक है, वेयर द गुड्स आर डैमेज्ड बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, इट इज़ द ओनर हु कैन टेक एक्शन। मतलब अगर गुड्स डैमेज किया थर्ड पार्टी ने, तो थर्ड पार्टी के सामने केस करना है, लीगल अपना सूट फाइल करना है, तो कौन फाइल करेगा, ओनर। डिलीवरी नहीं हुई तब तक सेलर, डिलीवरी होने के बाद बायर। ठीक है, सूट फॉर द प्राइस बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज़ पास्ड टू द बायर। मतलब प्रॉपर्टी अगर पास कर दी है बायर को, तो बायर फिर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, जाओ, ये चीज़ एक बार ध्यान से समझना, फिर से मैं एक बार और डबल पढ़ा रहा हूँ। सूट फॉर द प्राइस बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज़ बीन पास टू द बायर। मतलब देखो क्या होता है, एक चीज़ समझना, यहाँ है हमारा बायर, रुको इधर सेलर को बिठाते, यहाँ है हमारा सेलर, यहाँ है हमारा बायर। ठीक है, अब देखो इसने दिए गुड्स, ये देगा प्राइस, सेलिंग प्राइस जो भी है। तो अगर गुड्स ट्रांसफ़र हो गए हैं तभी जो है सेलर को राइट डेवलप होता है बायर से पैसे लेने का। तो अगर मतलब गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, डिलीवर हो गए, तो बायर पे सामने वाला सेलर जो है वो केस कर सकता है। ठीक है, ये वाला केस, इतना सा पॉइंट है उसका। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब पास होगी, मेनली 2 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स क्या क्या, एक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स बोले तो कि जैसे मान लो हमने पढ़ा था पिछले यूनिट में, पिछले यूनिट तो कंडीशन एंड वारंटी थी, उससे पहले वाले में यूनिट 1 में क्या था कि अनसर्टेन गुड होते हैं, असर्टेन गुड होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये असर्टेन गुड्स थे या स्पेसिफिक गुड्स थे, तब प्रॉपर्टी हो जाएगी ट्रांसफ़र किस पे, बायर पे। अदरवाइज अनसर्टेन गुड्स हुआ तो प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, सेलर की। यही बोला है बस। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेफ, ये यहाँ सेल आएगा, ICA का करेक्शन है। ठीक है, यहाँ सेल आएगा। फॉर अनअसर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर असर्टेन। अगर गुड्स असर्टेन नहीं हुए तो प्रॉपर्टी पास नहीं हो सकती। मतलब अनअसर्टेन है तो सेलर के राइट्स है, सेलर की प्रॉपर्टी है, और अगर असर्टेन या स्पेसिफिक हो गया तो बायर की प्रॉपर्टी है। ठीक, चलो फिर इंटेंशन ऑफ पार्टीज़। The property in goods is transferred to the buyer at such time as the parties to contract intend it to be transferred। मतलब इंटेंशन ज़रूरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कंपलसरी मतलब डिलीवरी हो गई, इंटेंशन होना चाहिए। फॉर द मतलब ये देखो सेक्शन जो 19 है वो आगे प्रोवाइड कर रहा है क्या,
फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ पार्टीज रिगार्ड्स, क्या कुछ कंडीशन है कि इंटेंशन कब ओके था, क्या पहले तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर रहे हैं, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, जो पार्टी का काम है सेलर सेल कर रहा है, बायर बाय कर रहा है, कोई अननेसेसरी मतलब वो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। तीसरा टू द सर्कमस्टेंस ऑफ केस, सर्कमस्टेंस क्या, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि डिलीवरी हो गई थी या डिलीवरेबल स्टेट में था या फिर फ्यूचर में एग्रीमेंट टू सेल वाला केस है, तो केस टू केस बेसिस डिफर करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, ये वाला ऊपर की चीज़ है, देखो स्पेसिफिक हो गया, पासिंग ऑफ अनसर्टेन, फिर गुड सेंट ऑन अप्रूवल, ये सब नीचे आ रहा है, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स की। फिर नीचे क्या पढ़ेंगे हम, देखो मैं पहले ही आपको कनेक्ट करा जा रहा हूँ, नीचे हम पढ़ेंगे अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक गुड्स। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, मतलब इसके अलावा अगर कुछ होता है तो द रूल्स कंटेंट इन सेक्शन 20 to 24, मतलब जो नीचे रूल्स आने वाले हैं वो, फॉर असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एज टू टाइम एट विच प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास टू द बायर, मतलब ये नीचे वाली बात कर रहा है कि नीचे के हिसाब से होगा, अदरवाइज मतलब अगर अलग कंडीशन नहीं हुई तो। तीन चीज़ें हैं देखो, एक है हमारा, एक मिनट, एक है हमारा डिलीवरेबल स्टेट, मतलब गुड्स रेडी है, आप बोलो तो अभी डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ। जैसे मान लो ये पेन है, आप बोलो कि आप ऑर्डर पास करो, आप मुझे ऑर्डर दो, मैं हाथों हाथ पेन देने के लिए रेडी हूँ, तो ये डिलीवरेबल स्टेट। सेकेंड आ गया टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, मतलब इसमें मान लो चार्जिंग का ये वाला जो सॉकेट है, सॉकेट नहीं है, तो ये पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। फिर थर्ड आता है इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज़ टू असर्टेन द प्राइस। अब क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लो आप चावल लेने गए, गेहूँ लेने गए, या आप मान लो मिल्क लेने गए, तो प्राइस उसकी फ़िक्स है, क्या 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, जो भी एक अमाउंट फिक्स है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, असर्टेन है क्या डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब दूध चावल कुछ भी रेडी है, आपको अभी तोल के दे देगा, पर जो वेट करना है, जो वे करना है उसको मशीन पे, वो वे करना पेंडिंग है, ये वाला। तो तीन केस हो गए, तीनों केस हम समझने वाले हैं। क्या फर्स्ट आ गया डिलीवरेबल स्टेट, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भैया आप मेरे को ये चीज़, ये पेन आपको मेरे को दे दो, तो जैसे ही मेरे को दे दो, आपने बोला ये डिलीवरेबल स्टेट था, मतलब प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बायर, बात खत्म। इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन, मतलब ना पैसे दिए ना डिलीवरी दी पेन की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स वाला केस है। हियर द कंडीशन इज गुड्स मस्ट बी रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब रेडी फॉर डिलीवरी होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, गुड गोइंग। डिलीवरेबल स्टेट बोले तो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड बायर हैज़ नोटिस देयर ऑफ, मतलब मान लो ये सॉकेट लगाना था, तो ये सॉकेट नहीं लगाया था अभी तक, अब ये सॉकेट जिस टाइम पे लग गया, मतलब ये डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, और मैंने बायर को बता दिया कि सॉकेट लगा दिया है, आपका पेन रेडी है, आप आके ले जा सकते हो। ठीक है, इस केस में अब रिस्क हो गई ट्रांसफ़र बायर को, क्यों, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड नोटिस हैज़ बीन सेंड टू द बायर, नोटिस मतलब इन्फॉर्म कर दिया, उसने देख लिया, ऐसा कुछ भी। थर्ड आता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस, मैंने वही बोला, वे करना है। देखो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, मतलब क्या, आपने वे कर दिया, मान लो 2 kg ऑफ मिल्क लेना था, आप दूध डेयरी पे गए, आपने 2 kg सामने वाले ने वे कर दिया, तो अब प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बायर। ठीक है, आ गया समझ में, और बायर ने देख लिया या फिर बायर को फ़ोन लगा दिया कि हाँ आपका गुड्स रेडी है। अब आ गया अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन के केस में क्या होगा, हम यहाँ पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले चीज़ है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन, मतलब अनअसर्टेन गुड्स अगर मान लो बोला कि ये वाली चीज़ हमें, जैसे मान लो एक लोट है, ठीक है, पार्ले जी के पैकेट्स रखे हुए, हमको इसमें से एक पैकेट चाहिए, तो क्या अनअसर्टेन गुड्स है, लेकिन हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि पार्ले जी का ही बिस्किट चाहिए। ठीक है, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन वाइज हो गया। इसेंशियल्स क्या क्या इसमें होना चाहिए, ठीक है, इसेंशियल्स क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स के लिए, क्यों, क्योंकि अगर असर्टेन या स्पेसिफिक है तो ऊपर का लॉ एप्लीकेबल होगा, ये वाले जो हमने पढ़े। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं अनअसर्टेन। ठीक है, दूसरा आता है
गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो मांगा है, जो ब्रांड का मांगा है, जो क्वालिटी हमने मांगी है वही क्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली इधर बाय डिलीवरी टू बायर और एजेंट, मतलब सामने वाले को डिलीवरी देने के लिए रेडी होना चाहिए, कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर, बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर, मतलब अनअसर्टेन गुड्स थे, 10 पार्ले जी के पैकेट्स पड़े हुए थे, ठीक है। हमने चूज़ किया कि ये वाला भैया हमको दे दो, तो अगर हमने वो जो चीज़ चूज़ कर ली है तो हमने या तो सेलर ने असर्टेन कर दिया कि ये वाला पैकेट आप ले रहे हो और बायर ने अग्री कर लिया, या फिर बायर ने बोला ये वाला पैकेट हमको चाहिए और सेलर ने अग्री कर लिया, तो भी चल जाएगा अनअसर्टेन, कोई दिक्कत नहीं है। एसेंट, एसेंट बोलते हैं, मतलब कंसेंट को एसेंट बोल सकते हैं। एसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब या तो ओरली बोल सकते हैं या फिर उसके सामने बोला ये वाला पैक कर दो और बायर ने कुछ भी नहीं बोला तो वो इम्प्लाइड हो गया, ठीक है। द एसेंट में भी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन, मतलब या तो जो चीज़ नहीं निकाली हो उसके पहले एसेंट दे दिया कि कोई सा भी निकाल दो, या फिर निकाल दी कि ये वाली चीज़ दे दो और उसने अग्री कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। आगे समझ में अनसर्टेन के है इसमें क्या, ये कुछ कंडीशंस है, ये याद कर लो। आई थिंक इंस्टीट्यूट घुमा घुमा के पूछ सकता है यहाँ से, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये चीज़ को अच्छे से देख के चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर, मतलब कैरियर को दे रहे हैं, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे हर चीज़ को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत ईजीली समझ आ रहा होगा, आई होप। वेयर इन परस्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू अ कैरियर और टू अदर बेली, मतलब अदर बेली मतलब जो बायर के बिहाफ पे या जो जनरल किसी को हमने गुड्स दिए हैं जो बायर तक पहुंचाएगा। बायर का फ्रेंड हो सकता है, बायर का रिलेटिव हो सकता है, कोई भी बायर का बिजनेस रिलेशंस वाला कोई बंदा हो सकता है, ठीक है। फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, सेलर टू बायर, टू द बायर, एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैरियर को दिया और आपने ये बोला सामने वाले को दे देना, राइट टू डिस्पोजल कब आपके पास रहता है कि अगर सामने वाला पेमेंट नहीं करे तो आप रिटर्न ला के मुझे दे देना, या फिर अगर सामने वाला बोल दे कि नहीं मैं तो इसका इतना सा प्राइस दूंगा तो भी आप रिटर्न ला के दे देना। तो राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब कंट्रोल अभी भी सेलर अगर ना रखे तो वाला केस है। ही इज़ डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायर को मिल गए। अगर कैरियर को दे दिए, राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, मतलब कोई हमारा हक नहीं है, तो सामने वाले के पास चले गए, मतलब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र हो गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा पॉइंट है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न और अदर सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयर इन पास टू। अगर आपने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल दिया, क्या ये पेन ले जा, चला के देख 2 दिन, अगर जम जाए तो बढ़िया, अगर नहीं जमे तो फिर रिटर्न ला के हमको दे देना, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, 3 कंडीशन अगर हुई तो अब माना जाएगा कि बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है। कब, या तो वो आके बोल दे ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, वो आके बोल दे कि मेरे को पेन पसंद आ गया, मैं ये रख रहा हूँ, पैसे दे जाए, या फिर फ्यूचर में पैसे दे देगा, चलो डन। इफ़ ही डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, कुछ भी नहीं बता रहा है, बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट नोटिस ऑफ रिजेक्शन, मतलब हमने बोला था 1 हफ्ता देख ले चला के, अगर जमा तो बढ़िया, नहीं जमा तो रिटर्न कर जाना। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, लेकिन उसने रिटर्न नहीं किया और ना ही ये बोला कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो माना जाएगा कि बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। फिर ही डज समथिंग टू द गुड विच इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, ही प्लेजेस और सेल्स द गुड्स, या तो वो आगे सेल कर दे, या वो आगे किसी को अपना मतलब गिरवी रख दे, प्लेज कर दे, या फिर तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हम क्या हुआ था कि हम वहाँ पे गए थे, क्या उसके घर पे, और वो इस पेन को यूज़ करता हुआ मिला और यूज़ भी ऐसे कर रहा था कि हाँ उसी का हो, तो हम मान लेंगे कि हाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है, क्योंकि बायर वॉज कंसिडरिंग द गुड्स एज ऑफ हिज ओन, ठीक है। ये चीज़ हो गई अपनी, ये अच्छे से करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्ज़ाम में। ओके, फिर आता है हमारा रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब राइट ऑफ डिस्पोजल होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो मैंने मतलब ये वाले यूनिट में आप देखना मैंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया, उसका कारण क्या है, क्योंकि काफ़ी मतलब सिंपल लैंग्वेज है ऐसे है कि, और एक्सप्लेनेटरी है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर करने के इंटेंशन से ही उसको हाईलाइट कर दिया पूरे को, ठीक है। ओके, दिस सेक्शन पॉइंट नंबर डी, राइट
ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, हम अभी पढ़ रहे थे ऊपर की राइट टू डिस्पोजल, अनलेस राइट ऑफ डिस्पोजल, तो वो क्या चीज़ है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। दिस सेक्शन प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इज पासेस टू द बायर, मतलब प्रॉपर्टी पास करे, मतलब सामने वाले को डिलीवरी करे उससे पहले ये, मतलब जैसे सेलर की सिक्योरिटी के लिए है कि सेलर बोले कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ना तब तक हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मतलब बायर की ओनरशिप नहीं आएगी। तो इस वजह से ये राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो यूज़ किया जाता है बाय द सेलर, ठीक है। अब जैसे मान लो स्पेसिफिक गुड्स का कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि सेलर ने कुछ कंडीशन डाल दी कि पेमेंट टाइम पे होना चाहिए या कुछ भी स्पेसिफिक कंडीशन डाल दी, तो वो कंडीशंस पूरी होगी तो अपना जो मतलब प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, बायर को। अगर कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, सेलर की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ टर्म्स एंड कंडीशंस आर फुलफिल्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, इफ़ नॉट प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द सेलर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है क्या, सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व्ड, ये कंडीशन कब आएगी, सर्कमस्टेंसेस बता रहा है। पहला जैसे रेलवे रिसिप्ट पे मान लो दिल्ली टू मुंबई हमको गुड्स भेजने थे, दिल्ली से हमने भेजा मुंबई, लेकिन मुंबई जाने के पास बायर के घर तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर बायर रेलवे स्टेशन आके गुड्स नहीं ले सकता है अनलेस विद द अप्रूवल ऑफ ईदर सेलर और हिज एजेंट। अगर सेलर या एजेंट से पूछ के सामने वाले को गुड्स देना पड़ रहा है, मतलब समझ लो कि राइट ऑफ डिस्पोजल वाला केस है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने कैरियर को जब जब गुड्स दिए हैं तो जब कैरियर को आप गुड्स हैंड ओवर करते हैं तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स टू द बायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर वो राइट रिजर्व करते हैं तो प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द सेलर, ये कंडीशन हो गई। दूसरी, सेलर ड्रॉज अ बिल, अब देखो सेलर ने बिल ड्रॉ किया लेकिन बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जब तक बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा डिलीवरी नहीं होगी, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे ही बायर ने एक्सेप्ट कर लिया मतलब डिलीवरी हो गई, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो ऐसे दो चीज़ें देख सकते हैं। फिर एंड इफ़ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू हिम, देखो हमारी कंडीशन थी कि रेलवे रिसिप्ट या जो भी बिल ऑफ लेडिंग है आप ले नहीं सकते हो बायर, और अगर वो रॉन्गफुली करता है, ज़बरदस्ती करके रेलवे इनको इन्फ्लुएंस करके, ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करके अगर लेता है, ट्रांसपोर्टर को इन्फ्लुएंस करके अगर लेता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि प्रॉपर्टी मतलब जो है वो गुड फेथ में नहीं ली है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, गुड्स डज नॉट पास टू हिम, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू हिम, चलो सही जा रहे हैं। देखो ये बहुत सही सीधी सादी बात है, रिस्क प्राइमा फेसी ट्रांसफर्स विद प्रॉपर्टी, जिसकी ओनरशिप उसकी रिस्क, ठीक है। अब देखो सेलर की रिस्क कब तक रहेगी, जब तक प्रॉपर्टी बायर तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाए। बायर की रिस्क कब से स्टार्ट होगी, जब सेलर से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो जाए। बेसिक चीज़ है, काफ़ी सिंपल चीज़ थी, ठीक है। फिर आता है अफोरसेड रूल सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशन, मतलब ये दो चीज़ें देख के चलनी है क्या, इफ़ डिलीवरी हैज़ बिन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर, अगर सेलर या बायर किसी की भी डिफ़ॉल्ट से, किसी की भी फॉल्ट से, किसी की भी एरर से अगर डिलीवरी रुकती है तो जो पार्टी इन डिफ़ॉल्ट है उसकी रिस्क हो जाएगी, ठीक है। मान लो सेलर ने इधर से दे दिया लेकिन बायर ने टाइम पे लिया नहीं, तो बायर की रिस्क। मान लो सेलर ने भेज दिया लेकिन बायर ने बीच में से ही गुड्स उधरवा लिए, जबकि जहाँ डायरेक्शन था, जहाँ मतलब फिक्स प्लेस थी वहाँ तक नहीं पहुँचा, उस केस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी डिफ़ॉल्ट करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सेकंड आता है ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द सेलर और द बायर एज द बेली ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनइफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क पास जनरली। अब देखो क्या होता है, मान लो हमने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया और राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, मतलब जैसे अपन ने गुड्स दिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर, अब हमने बोला था कुछ जो करना होकर, देखो जैसी गाड़ी चलानी हो चला, हैंडल विद केयर का आइटम है तो भी ध्यान मत दे, उस केस में ये काफ़ी नेग्लिजेंस हो जाएगा, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो जाएगा एज अ सेलर। तो आपको क्या करना है, ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऐसी रखनी है जैसे हमारा ही गुड्स है, भले आपके सामने वाले के अगर गुड्स को आपकी कस्टडी में रख रहे हो तो उनको ऐसा मान के चलना है कि ये आप एक बेली हो, ठीक है। तो आप एक तरीके से सामने वाले की चीज़ संभाल के रखना है आपको, ओके। ये दो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये देख के चलना है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, अगर नॉन ओनर्स ट्रांसफ़र करते हैं टाइटल को तो क्या होगा, ठीक है। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, इसको समझते हैं। इन जनरल द सेलर कैन सेल ओनली सच गुड्स ऑन विच ही इज़ एब्सोल्यूट ओनर, बिल्कुल सही बात है। जो का मतलब अगर कोई चीज़, ये पेन मेरी है तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, अगर ये पेन मैंने किसी से लोन पे ली है, बेलमेंट में ली है, तो मैं आगे बेच सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मैं ट्रू ओनर नहीं हूँ, एब्सोल्यूट ओनर नहीं हूँ, ठीक है। बट समटाइम्स अ पर्सन मे सेल गुड्स ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर, ओके। Then the question arises, what is the position of the buyer who has bought the goods by paying price? मान लो ये मैंने लोन पे ली थी, ठीक है, लेकिन मैंने आगे बेच दी, तो अब सामने वाले के जो राइट्स है उनका क्या केस है, मतलब
मैं एब्सोल्यूट ओनर नहीं था, लेकिन वो तो बायर इन गुड फेथ था, ही हैज़ पेड द राइट प्राइस ऑफ द पेन, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जनरल रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर देन ही हिमसेल्फ हैज़। मतलब अगर उसके पास भी जेन्युइन राइट नहीं है तो वो सामने आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। देखो सिंपल, अभी यहाँ आएगा, देखो नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन गिव वॉट ही हैज़ नॉट गॉट, मतलब कि सामने वाले पे कोई चीज़ है नहीं तो वो सामने वाले को दे नहीं सकता है। अगर मान लो मेरे पास पेन का अगर राइट नहीं है तो मैं आगे पेन फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। जितना आप कैपेसिटी रखते हो उतना ही आगे फॉरवर्ड करोगे, जितनी आपकी ओनरशिप उतनी आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ थी। तो नॉन ओनर वाला अगर केस है तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि अगर आप एब्सोल्यूट ओनर हो, ट्रू ओनर हो, तो ही आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, मर्चेंटाइल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इसका एक्सेप्शंस क्या है। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। अब मर्केंटाइल एजेंट अगर सेल करेगा तो वो तो एजेंट है, तो एजेंट की गुड्स होते हैं क्या, गुड्स तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, लेकिन वो सेल तो कर रहा है, वो एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन टू नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, ठीक है। फिर आता है अपना, अब देखो इसके कुछ कंडीशन है क्या, ये गुड्स के पोजीशन में है, डॉक्यूमेंट्स इसके पास है, कंसेंट है ओनर की, मतलब सेलर की कंसेंट है कि आगे बेच दे, ओके डन। फिर सेल मेड बाय हिम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट, मतलब कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल किया, मतलब हम फर्नीचर की डीलिंग्स कर रहे हैं, क्या हुआ, और ओनर की तुम्हारे पास बाइक है तो बाइक बेच के आ गए, अरे मैं तो तुम्हारा एजेंट हूँ, मैं तो तुम्हारे बिहाफ पे कुछ भी बेच सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस फील्ड में आप बिजनेस करते हो उस फील्ड की अगर कोई चीज़ हुई तो वो आगे बेच सकते हो, ना कि कुछ भी। मतलब ओनर की बाइक उसने ऐसे ही दी थी कि चल दो महीने चला लिया जो भी, वो बेच के आ गए, तो दैट इज़ नॉट फेयर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ओनर का कंसेंट होना चाहिए, गुड्स पोजीशन में होने चाहिए। फिर क्या, बायर एक्टेड इन गुड फेथ, ठीक है, एंड हैज़ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर इज नॉट रेडी टू सेल। मतलब बायर जो है उसने गुड फेथ में लिया, बायर समझता था कि एजेंट ही ओनर है, एजेंट एक एजेंट नहीं है, एजेंट प्रिंसिपल है, मतलब ओनर है, तो उस केस में बायर को गुड टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बायर को नॉलेज ही नहीं था, बायर को अवेयरनेस ही नहीं थी, बायर को पता ही नहीं था कि सेलर का गुड्स नहीं है, वो एजेंट का ही, ऐसा वो समझ के चल रहा था, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स। अब देखो ये सिंपल, इसका मैंने कंक्लूजन क्या लिखा है अपनी लैंग्वेज में, बढ़िया। बायर डज नॉट नो दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी, बायर को पता ही नहीं है कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, टू सेल। इफ़ ही न्यू दैट देन ही शुडेंट हैव परचेज, सो टाइटल डजंट ट्रांसफर। देखो अगर मान लो ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, दोनों कार के जॉइंट ओनर है, ए ने कार बेच दी किसको, पी को, ठीक है, पी को, क्यू को, किसी को भी कार बेच दी। अब क्यू को पता ही नहीं था, क्यू तो देखता था कि रोज़ शाम को ये गाड़ी लेके निकल जाता है गाड़ियाँ मारने, ठीक है, तो उसको क्या लगा कि यही गाड़ी का ओनर होगा, रोज़ तो गाड़ी लेके यही घूमता है, तो उसने टाइटल मतलब गुड्स ले लिया, तो उसको गुड टाइटल ट्रांसफ़र हो गया। पर अगर उसको पता था कि ए और बी दोनों की मिला के गाड़ी है, लेकिन ए ही चलाता रहता है, बी तो चलाता ही नहीं है, तो चलाए या ना चलाए, लेकिन तेरे को पता तो था ना कि ए और बी दोनों ओनर है, तो दोनों की परमिशन अगर तुमने नहीं ली है, मतलब समझ लो कि तुम गुड टाइटल नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता था, अथॉरिटी के बारे में पता था, ठीक है। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract, a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by the seller who had obtained possession of the goods under contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, provided that contract had not been rescinded until the time of the sale। मतलब क्या, अगर मान लो हमने कोई चीज़, कोई गुड्स जो है वो voidable contract वाले थे, ठीक है, जैसे मान लो ए ने गुड्स सेल किए बी को, voidable contract है। कैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है कि जैसे ये कोई गुड्स मान लो फ्रॉड हो गया, कुछ भी केस हो गया, तो बी के पास ऑप्शन है, बी के पास क्या ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल अगर नहीं भी होता है तो ए जो है वो सी को फॉरवर्ड कर सकता है, क्या, जो भी अपना गुड्स है, ठीक है, तो सी को क्या, गुड टाइटल मिलेगा। गुड टाइटल क्यों मिलेगा, गुड टाइटल इसलिए मिलेगा क्योंकि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, वॉइड हो सकता था। यहाँ पे जनरली ए ना बेच के, एक मिनट, ए ना बेच के बी बेचेगा क्योंकि उसके पास राइट था, ठीक है, बी सेल करेगा, ठीक है, उसके पास ऑप्शन था तो वो सेल कर सकता है। देखो ठीक है, सोल्ड बाय द सेलर, हाँ एक मिनट, सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर हु हैड ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब सेलर ने सेल किया, तो ये रुको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, सेल हमारा सी ही कर रहा है, ठीक है, ए ही कर, ए इज सेलर, बी इज बायर,
चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा फोर्थ पॉइंट है, सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सेल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन ऑफ देयर ऑफ, मतलब गुड्स सेल कर दिए लेकिन पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो क्या, गिव बैक टू ट्रू ओनर, मतलब देखो आपने सेल कर दिए, क्या हुआ, ए ने गुड्स बी को सेल कर दिया है, ठीक है, लेकिन पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ए ने क्या बोला कि सी को भेज दिया। अरे भाई जब तेरी बी से डीलिंग हो गई थी, बी को गुड्स सेल कर दिए थे, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र करना था, फॉर्मेलिटी बाकी थी, लेकिन तूने सी को गुड्स क्यों भेजा। तो अब सी को जो है वो बी को गुड्स क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, पहली चीज़। फिर दूसरा क्या होगा, ए से क्लेम कर सकता है डैमेजेस, ठीक है, ये हो गया अपना काम। फिर आगे बढ़ते, सेल बाय बायर obtaining possession, सेल बाय बायर obtaining possession बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव वेस्टेड टू हिम, मतलब क्या, बायर ने पोजेशन नहीं लिया लेकिन सेल कर दी, तो उस केस में क्या होगा, देखो बी हैज़ पोजेशन प्रॉपर्टी नॉट पास जस्ट, मतलब बी के पास पोजेशन है, सामने वाले को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं किए, सोल्ड गुड्स टू सी, मतलब सी को गुड्स सोल्ड कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, सी गेट्स गुड टाइटल, क्यों, क्योंकि उसके पास एक तरीके से वो चीज़ आ गई थी, बस पोजेशन नहीं था, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल बोले तो थर्ड पर्सन सेल्स गुड्स टू द ऑफ सेलर टू बायर। अब देखो एक मिनट, थर्ड पर्सन सेल्स गुड्स ऑफ सेलर टू बायर, बायर गेट्स अ गुड टाइटल। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये मैंने वन लाइन में जो लिखा है वो शायद आपको समझ ना आया, तो हम डिटेल वाला पढ़ लेते हैं, 5 लाइनें, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, क्या, सेलर की अथॉरिटी जो है, जैसे ओनर, मान लो हमने गुड्स सेल किया ए से बी, गुड्स पहुंचा ए टू बी, अब बी क्या हुआ, ट्रू ओनर, लेकिन ए ने बी की प्रेजेंस में सी को गुड्स सेल कर दिए, ठीक है, और बी ने कुछ भी नहीं बोला। अगर बी ने कुछ नहीं बोला मतलब वो फ्यूचर में सी पर केस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, मतलब आपके सामने अगर आपके ही गुड्स सामने वाले को बेचे गए और आपको लग रहा था मजाक में बेच रहा है, अगर वो सीरियस था तो आपको बोलना चाहिए था, ऐसी चीज़ें मजाक में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में सी गेट्स अ गुड टाइटल, सी गेट्स अ गुड टाइटल, और बी क्या कर सकता है, बी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि आपने ए को क्यों अलाउ किया, आपको ए को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था सामने वाले को बेचने के लिए, ठीक है। सेल बाय एन अनपेड सेलर, अगर सेलर को पेमेंट नहीं मिली है तो वो आगे सेल कर सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। फिर सेल अंडर प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह के अंदर में अगर कोई प्रोविजन के अंडर आता है तो उसके अकॉर्डिंग सेलर आगे सेल कर सकता है, क्या, जैसे हमारा ये केस हो गया, ऑफिशियल रिसीवर लिक्विडेटर कंपनी का है तो वो आगे सेल कर सकता है। फिर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स अगर वैलिड टाइटल गेट करता है आगे सेल करता है तो वो भी हो सकता है। फिर सेल बाय पोनी, वो भी हो सकता है, गुड टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे होगा, सबसे पहले डिलीवरी, डिलीवरी बोले तो पोजीशन ट्रांसफ़र किया तो डिलीवरी हो गई। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या, टाइटल ऑफ गुड्स भी अगर ट्रांसफर कर दिया तो वो भी काम हो जाएगा। द बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के ऊपर हक जता सकता है, गुड्स को एक पॉइंट से, जैसे मान लो खुद की जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, या फिर दूसरे को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र करके पोजीशन ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। 4 वर्ड से 4 को घुमा फिरा के चल रहा है पूरा एक्ट। डिलीवरी कैन बी 3 टाइप्स, क्या, एक्चुअल, सिम्बॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, तीनों हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ो, यूनिट 1 यूनिट 2 जो भी, ठीक है। फिर अपना आता है डिलीवरी ऑफ सेलर, ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स बायर, और वाह क्या बात बोल दी, मतलब साला सेल ऑफ गुड्स यूनिट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे, और क्या बोल रहा है, सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स सेल करो, बायर की ड्यूटी की गुड्स बाय करो। बहुत जल्दी नहीं बता दिया ना, सेक्शन नंबर 31 में लाए हैं, जबकि डेफिनेशन के वहीं बता देते ड्यूटीज़, पर ठीक है, हमारा काम है 2 लाइन में पढ़ के मार्क्स लेके आना, तो हम पढ़ लेते हैं। पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ कॉन्करेंट कंडीशन, मतलब क्या, हैंड इन हैंड अगर कंडीशन होगा तो उसके केस में क्या होगा, देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, मतलब क्या, हैंड इन हैंड, जैसे इधर डिलीवरी हुई उधर मतलब पेमेंट हुआ, या फिर ऑब्वियस सी बात है अगर डिलीवरी कर दी है तो पेमेंट आना ही आना है, अगर मान लो पेमेंट आ गया तो डिलीवरी करनी ही करनी है, हैंड इन हैंड कंडीशन है। द सेलर शेल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, प्राइस डिसाइड हो गई, गुड्स डिसाइड हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है सेलर शुड बी रेडी टू गिव द डिलीवरी, बायर शुड बी रेडी टू पे द प्राइस, बेसिक सी चीज़ थी। अब पढ़ते हैं हम रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या क्या आएगा अपना, फर्स्ट आता है डिलीवरी,
डिलीवरी करना ज़रूरी है, बस ये बेसिक चीज़ें लिखी है इसमें देखना। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर, मतलब सामने लेके बायर के पोजीशन में गुड्स को डालने को डिलीवरी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर आपने पार्ट डिलीवरी की है क्या, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल हैज़ द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल, बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग। देखो क्या कहता है कि अगर आपका इंटेंशन ऐसा था कि आपको मान लो कितनी 100 मोबाइल्स कहीं पहुंचाने हैं और अगर आप 20-20 करके 5 इंस्टॉलमेंट में पहुंचा रहे हो, अगर आपका इंटेंशन है कि साथ में देना है तो साथ में डिलीवरी कंसिडर होगी। अब अगर आपका इंटेंशन है कि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को 5 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, 5 पोर्शंस इसके कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेपरेटली 5 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जितना डिलीवरी हुई उतना प्राइस का आपका राइट बन जाएगा, बेसिक चीज़, ठीक है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर को बताना पड़ेगा भाई इस दिन भेज दे, ठीक है, तो भेज देगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, आप डिसाइड कर सकते हो कि बायर के प्लेस पे भेजना है, वेयर हाउस पे भेजना है, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र करना है, जैसा भी केस है। फिर देखो गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट प्लेस दे आर एट टाइम ऑफ सेल, मतलब क्या, जहाँ पे सेल हुई है वहीं पे डिलीवर करना हो सकता है, या फिर गुड्स जो है वो डिलीवर करना है एट अ प्लेस इन विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एग्रीमेंट टू सेल जहाँ हुई वहाँ, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो सेल हुई थी बायर की इस पर क्या, बायर के वेयर हाउस पे, तो वहाँ ट्रांसफ़र करना है। या फिर एग्रीमेंट टू सेल में जो ऑरेंजेस थे, ऑरेंजेस मान लो 2 महीने बाद आएंगे, तो 2 महीने बाद डिलीवरी कहाँ होगी, खेत पे ट्रक आएगी, किसकी, सेलर किसकी, बायर की, और वहाँ से वो सारे जो ऑरेंजेस हैं वो ट्रक में भर के ले जाएगा। तो डिलीवरी की प्लेस कहाँ होगी, एग्रीमेंट टू सेल में, कि जहाँ हम मतलब जो भी गुड्स है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड उनको सेवर करेंगे, उनको अलग करेंगे, ठीक है। इफ़ गुड्स आर नॉट दैट इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस, अब क्या, अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे तो जहाँ मैन्युफैक्चर्ड होंगे, जहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे, वहाँ पे डिलीवरी की प्लेस मानी जाएगी, ठीक है। टाइम ऑफ डिलीवरी रीजनेबल टाइम होना चाहिए, एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। पेमेंट टाइम पे होना चाहिए, वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे टाइम ऑफ डिलीवरी बोले तो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, नो डिलीवरी अनलेस अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज टू बायर। हाँ, अब क्या देखो, थर्ड पर्सन को अगर हमने गुड्स दे दिए, थर्ड पर्सन ने अगर बायर को फ़ोन ला के बोल दिया कि हाँ ठीक है, माल मेरे पास रखा हुआ है, 11 बजे तक आपके वेयर हाउस पर पहुँच जाएगा, मतलब डिलीवरी ट्रांसफ़र हो चुकी है, क्योंकि सामने वाले को बता दिया। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, रीजनेबल आवर में आपको डिलीवरी करनी है, ऐसा नहीं रात को 2 बजे खड़े कि फैक्ट्री पे आ जाओ, बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, माल अंदर ले जाना है, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा जब फैक्ट्री चालू रहती है। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी मस्ट बी बोर्न बाय सेलर, जो भी अपना कैरियज आउटवर्ड या जो भी कैरियज इनवर्ड या जो भी केस है ना, सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है, सेलर, ठीक है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, क्या, सेलर अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर देता है तो बायर हैज़ द राइट टू रिजेक्ट ऑल द गुड्स, ओके, टू रिजेक्ट या फिर टू एक्सेप्ट, जितना उसको रिक्वायर्ड था, जो उसको चाहिए था वो वाले मिले उनको एक्सेप्ट करके बाकी को रिजेक्ट कर दे, या फिर सारे को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। फिर अगर मान लो मिक्स उसने दे दिया, क्या, मान लो हमने 10 लैपटॉप मंगाए थे, कितने, HP के, ठीक है, उसने 5 लैपटॉप HP के दे दिए, 5 लेनोवो के दे दिए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो 10 ही लैपटॉप रिजेक्ट कर दो, या क्या करो 5 HP वाले रख लो और लेनोवो वाले रिजेक्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि 10 ही एक्सेप्ट कर लो, बाहर के पास 2 ही राइट्स है, ओके, ये भूलना मत, ये काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि एग्ज़ाम में बैठ सकता है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग गुड, ओके। ये लास्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि ये हमारा चैनल है, ठीक है, AJ वर्चुअल्स, तो इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, तो ये सारे वीडियोस यहाँ पे कवर्ड है। कुछ भी अगर किसी को भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि ये डाउट है स्पेसिफिक, या फिर मैं अभी जस्ट नंबर दूंगा नीचे, उस पर भी आप कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना, ठीक है। हम बस लास्ट वाला पेज अब पढ़ रहे हैं, ओके। और एक और चीज़ है कि LDR जो है, LDR क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने CS साहिल, LDR क्वेश्चन जो है मैंने CS साहिल मेहता सर के चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। ये चैनल पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में काफ़ी हाई चांसेस की आ जाए, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत भूलना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके चलना, ठीक है। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में क्या, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब अगर फिक्स नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीड नहीं है, बायर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं आनी चाहिए, ओके।
कैसे? मान लो आपने बोला था कि हम मेरे को 10 लैपटॉप चाहिए, लेकिन वो एक एक रोज भेज रहा है, तो आपके पास राइट है, आप कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट बायर के हाथ में। डिलीवरी टू कैरियर, अगर डिलीवरी टू कैरियर कराए तो प्राइमा फेसी अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल अगर सेलर ने नहीं रखा है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स टू बायर। ये हम मतलब 5 से 6 बार मैं इतने से लेक्चर में बोल चुका हूँ। लेक्चर आई गेस 40 मिनट्स अराउंड का जा रहा है, 40 मिनट्स में मैं 5-6 बार एक ही चीज़ बोल चुका हूँ कि कैरियर को दिया, राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बायर, राइट ऑफ डिस्पोजल है तो प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द सेलर, ठीक है। फिर डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। अब देखो ड्यूरिंग ट्रांजिट का अगर केस है तो क्या होगा? वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, द लाइबिलिटी फॉर डिटोरिएशन नेसेसरली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर दो द सेलर अग्रीज टू डिलीवर एट इज ओन रिस्क। मतलब क्या? जनरली अगर डिटोरिएशन कुछ भी होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी, भले अगर सेलर अग्री भी करता है कि नहीं मैं सही से पहुंचा दूंगा, फिर भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसका कारण क्या है? राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है सेलर ने, जनरली ऐसा अज्यूम किया जाता है। फिर बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, अगर बायर को डिस्क्रिप्शन के गुड्स मांगता है तो उसको पूरा राइट है, जब उसको डिलीवरी मिले तब वो एग्जामिन कर सकता है, अगर चीज़ सही ना हो तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। फिर रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। क्या? एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक्स प्लेस व्हेन द बायर, मतलब गुड्स एक्सेप्ट कब होंगे उस केस को समझते हैं। बायर इंटीमेट्स द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स, मतलब बायर ने बोल दिया सेलर को गुड्स डिलीवर हो गए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया गुड्स थे, मज़ा आ गया। डज एनी एक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, गुड्स उसके पास पहुँचे, क्या मान लो उसके पास हमने ही माइक भेजा था, ठीक है, तो माइक उसके पास पहुंच गया, बढ़िया बात है। अब माइक पहुंचने के बाद उसका वीडियो भी आ गया, उसका लेक्चर भी आ गया, उसका मान लो कोई रील आ गई, ठीक है, तो वो हमारा ही माइक उसने यूज़ किया है, तो मतलब उसने ऐसी कुछ हरकत की है, ऐसे कुछ एक्शंस किए हैं जिससे पता चल रहा है कि वो ओनरशिप जो मतलब गुड्स का जो ओनर है वो ऐसी हरकतें करता है, तो वैसी वाली हरकत उसने इक्विवेलेंट कर दी, ठीक है। रिटेन्स द गुड्स आफ्टर द लेप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग द टू द सेलर दैट ही हैज़ रिजेक्टेड। भैया सेलर ने माइक पहुंचा दिया, अब माइक सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो बढ़िया, एक्सेप्ट नहीं किया या तो फिर उसने क्या किया कि सामने वाले को सेलर को बोला ही नहीं कि मेरे को माइक पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं बोला, कुछ भी बात नहीं हुई, लेकिन उसने क्या किया है, कुछ भी बताया ही नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 1 साल निकल गया, तो हम मान लेंगे कि सेल हो गई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। रीजनेबल टाइम मतलब 1 साल तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-4 दिन में बता देना चाहिए। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। क्या? अनलेस अदरवाइज अग्रीड वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। अच्छा, बायर ने रिजेक्ट कर दिया एंड हैविंग द राइट टू डू सो ही इज़ नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, ठीक है, बट इट इज़ सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। देखो अगर बायर के पास गुड्स पहुंचे लेकिन बायर सामने वाले को रिटर्न नहीं कर पाया सेलर को, क्यों? क्योंकि कुछ अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस आ गई थी तो वो रिटर्न नहीं कर पाया, लेकिन अगर उसने इंटीमेट भी कर दिया ना कि ये गुड्स मुझे नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो भी काम हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन नोटिस इंटीमेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने टाइमली डिलीवर रिजेक्ट नहीं भी किया है पर इंटीमेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर लाइबिलिटी ऑफ बायर, ओके, फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन द सेलर इज़ रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, ओके, रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी, मतलब मैं रेडी हूँ गुड्स देने के लिए, बायर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। The buyer does not, within a reasonable time, after such request to take delivery of goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of goods। मतलब क्या? बायर को बोला कि गुड्स ले ले भाई, लेकिन बायर ने गुड्स नहीं लिए, तो अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे गुड्स के, ठीक है, वो कौन बियर करेगा? बायर, ओके। देखो ये हमारा यूनिट 3 भी हो गया है एंड आई थिंक हमने 40-42 मिनट्स में कवर कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड, मतलब काफ़ी स्पीड में हमने कवर किया है। देखो मैं अब एक बार और मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ, CA अरविंद सर के नंबर हैं, ठीक है, क्या 9630902017, ओके। इस पर आप कुछ भी क्वेरी हो आप मेरे को मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी मतलब CA फाउंडेशन लॉ के रिगार्डिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और आप फॉलो कर लीजिए CA साहिल मेहता वाले चैनल को, क्योंकि ये जो मैं LDR क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये एक तरीके से अपना क्वेश्चन डिस्कशन सेशन हो गया, और साथ साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ से मुझे लगता है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए जो काफ़ी रिपीटेड हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने May 26 और September 26 अटेम्प्ट के लिए। तो वो चीज़ अच्छे से अगर पढ़ लोगे, अच्छे से अगर कवर कर लोगे तो आराम से अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। और कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि कुछ व्यूज़ ऐसे भी आ रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं है।
तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मुझे भी एक रीच मिले और मैं भी एक मतलब एक हेल्प ही कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, इतने क्विक रिवीजन वीडियोस डाल रहा हूँ तो मुझे भी और ऑडियंस तक पहुँचने का मौका मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं यूनिट 4 के रिवीजन वीडियो के साथ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।